बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस हम ना लास्ट वीडियो में मैंने ना ग्लाइकोलाइसिस का थोड़ा सा ओवरव्यू दिया था। उसके बाद जो है ना इसके कुछ जैसे ग्लूट्स के बारे में बताया था, ठीक है, इनका फंक्शन बताया था। इसके अलावा जो एंजाइम थे ना, एनर्जी इन्वेस्टमेंट और प्रोडक्शन के फेजेस बताए थे। इसके अलावा हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज, इन दोनों के अंदर जो डिफरेंस बताया था, वी मैक्स का भी बताया था, ग्राफ आपको दिखाया था रिपन कार्ड से। होप्स हो कि वो यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट जो है ना वो है 3 मेन रेगुलेटरी जो स्टेप्स हैं ना ग्लाइकोलाइसिस के, इंतहाई इंपॉर्टेंट है। एक जो है ना वो फास्फोराइलेशन होगा ग्लूकोज का ग्लूकोज 6 फास्फेट में, यानी जो 3 इरिवर्सिबल स्टेप है ना वही मेन इसके ना रेगुलेटरी स्टेप्स के अंदर शामिल होंगे। इसके अलावा फॉर्मेशन ऑफ 1,3 बिस फास्फेट हो गया, फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट, उसके बाद फास्फोइनोल पायरुवेट से पायरुवेट बनना है। ये मैं आपको नेक्स्ट सारे का सारा दिखाता हूँ। लेट मी जूम इट ओके। अब ठीक है, देखिए आप अपने एफएससी वाला जो है ना वो नॉलेज साथ साथ अब दोबारा रिकॉल करें। ग्लूकोज से क्या बना था? ग्लूकोज 6 फास्फेट। एक मिनट, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट, ग्लूकोज 6 फास्फेट से फ्रुक्टोज 6 फास्फेट, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट 1,6 फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट। यही बन रहा था ना, बिल्कुल इजी से स्टेप है। अब इनके दरमियान जो इंजाइम थे ना, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फास्फेट हेक्सोकाइनेज था, ग्लूकोकाइनेज था। हेक्सोकाइनेज जो था ना वो ग्लूकोज 6 फास्फेट से रेगुलेट होता है, जबकि ग्लूकोकाइनेज जो है ना वो फ्रुक्टोज 6 फास्फेट से जो है ना वो रेगुलेट हो रहा था। ये हमें लास्ट वीडियो में डिस्कस कर लिया। अब ग्लूकोज 6 फास्फेट की क्या फ्रुक्टोज 6 फास्फेट में कैसे कन्वर्ट होगा? हमें पता है ना ग्लूकोज और फ्रुक्टोज का फार्मूला ऑलमोस्ट सेम है, C6H12O6। लेकिन सिर्फ कार्बन के ऊपर जो है ना वो OH की ना चेंजिंग की वजह से और फंक्शनल ग्रुप की चेंजिंग की वजह ग्लूकोज और फ्रुक्टोज हो रहा है। इस वजह से हम कहेंगे यहाँ पे आइसोमराइजेशन हुई है। और ये आइसोमराइजेशन एम तो नहीं होता, नहीं कोई इंजाइम होता, फास्फो ग्लूको आइसोमरेज जो होता है ना, मतलब फास्फेट ग्रुप के साथ ग्लूकोज को आइसोमराइज करके जो स्ट्रक्चर बना वो फ्रुक्टोज 6 फास्फेट बन गया है। अब ये देखें, ये जो है ना डबल एरो, ये है इरिवर्सिबल, लेकिन ये फर्स्ट स्टेप और ये जो है ना थर्ड स्टेप ये इरिवर्सिबल है, इसीलिए ये रेगुलेटरी स्टेप्स के अंदर आएंगे, ठीक है। अब फ्रुक्टोज 6 फास्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट में कैसे कन्वर्ट करना? मतलब फ्रुक्टोज है ना 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन लगे हुए हैं। छठे कार्बन में वो कह रहा है कि फास्फेट लगा हुआ है, लेकिन वो कह रहा है अब फ्रुक्टोज 1,6 मतलब 1 के ऊपर भी एक फास्फेट हमने लगाना है। तो वो फास्फेट कहाँ से आएगा? जैसे यहाँ पे ग्लूकोज के अंदर फास्फेट ऐड किया था ATP के ज़रिए, ये वाला, ठीक है। सेम इसी तरह आपने यहाँ भी एक ATP को ऐड करना है, लेकिन यहाँ पे अब कंडीशन क्या होगी? यहाँ पे एंजाइम होगा फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 पोजीशन पे उसने फास्फेट को ऐड करना है ना, 6 और ये 1 था, ठीक है। 1 पोजीशन पे ऐड करना है तो फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1। ओके हो गया। अब ये क्या करेगा? ऐड करेगा फास्फेट ऑन फर्स्ट पोजीशन, वही है फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 ने ऐड किया है फ्रुक्टोज 6 फास्फेट के अंदर एक फास्फेट, जिसकी वजह से बन गया है फ्रुक्टोज 1,6 बिस फास्फेट। इंतहाई इजी है। अच्छा, मैं ये बिस क्यों कह रहा हूँ, बाई क्यों नहीं कहा? ये इंतहाई कन्फ्यूजन है। अमूमन ये वाइवास के अंदर पूछ लेते हैं बिस और बाई में क्या फ़र्क है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। अगर ये मेरे पास है ना, ये दो है ना चीज़ें, इनको मैं यूँ मिला देता हूँ तो ये है बाई। लेकिन अगर ये दो अलग-अलग चीज़ें हैं, दूर-दूर पड़ी हुई हैं, ये किसी और चीज़ से अंदर दरमियान में आ गई है, उसके ज़रिए मिली हुई हैं, तो ये है बिस फास्फेट। यार अगर ये देखा, हाँ यहाँ से मैं समझा देता हूँ। ये देखो ना, अगर ये एक फास्फेट है और ये एक फास्फेट है, इनके दरमियान और भी काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, इसलिए ये बिस है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं यहाँ पे एक फास्फेट ऐड कर देता ना, सपोज करें यहाँ पे एक फास्फेट है, ये तो ये फिर हमें कहता बाई। अब इसीलिए मैं बिस कह रहा हूँ कि क्यों इनके दरमियान कार्बन काफ़ी ज़्यादा आ गई हैं और स्पेसिस काफ़ी ज़्यादा हो गई हैं। अगर ये दोनों जुड़ के मिले होते तो ये बाई था, अगर दूर दूर है तो ये बिस है। बस इन शॉर्ट यही कहूँगा मैं। अब फ्रुक्टोज फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 ये वाला एंजाइम इंतहाई इंपॉर्टेंट है। इसकी जो है ना वो हम रेगुलेशन अमूमन आ जाती है कि फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 की जो है ना वो रेगुलेशन करें। तो रेगुलेशन के लिए आपने जो है ना वो 4 स्टेप याद रखने हैं। नंबर 1 ATP, नंबर 2 सिट्रेट, नंबर 3 AMP। ATP टूटेगी तो ADP टूटेगी तो साइक्लिक तो AMP बनेगी ना। ATP से ADP से AMP, ठीक है। अब ATP AMP का लेवल, ATP का लेवल, इसके अलावा सिट्रेट का लेवल, ठीक हो गया। फिलहाल अभी ये 3 याद रखें, चौथा मैं आगे बताता हूँ। अगर ATP का लेवल हाई है, ठीक है,
तो ये फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज को कहेगा कि तुम रुक जाओ, इनहेबिट कर देगा। अगर सिट्रेट का लेवल ज़्यादा है तो ये फिर भी कहेगा कि आप फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज को कि तुम रुक जाओ। लेकिन अगर ईएमपी का लेवल ज़्यादा है तो ये जाएगा फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज के पास एज ए स्टिमुलेटर के उठो यार तुम्हारी ज़रूरत है। तो फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज एक्टिवेट होगा, ये फ्रुक्टोज 6 फास्फेट को फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फास्फेट में करेगा। अब देखिए मैं समझाता हूँ क्यों ऐसा होता है। एटीपी अगर ज़्यादा है ना, ग्लाइकोलिसिस का बेसिकली मकसद क्या है कि हमने एनर्जी प्रोड्यूस करना है। अगर एनर्जी पहले से बॉडी के अंदर ज़्यादा है तो हमने एक्स्ट्रा एनर्जी को क्या सर में मारना है, इसलिए वो एटीपी ज़्यादा अगर एक हद से ज़्यादा हो गया तो वो जाके इस साइकिल को इनहेबिट करवाने के लिए फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज के पास जाएगा, इसी के तुम यहीं पे ठहर जाओ, अब आगे नहीं प्रोसेस करना। तो ये रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप कर देगा, आगे इसको फर्दर प्रोसीड नहीं करेगा। ये जो एक इरिवर्सिबल स्टेप है ना, इसको आगे फर्दर प्रोसीड नहीं करेगा। सिट्रेट का लेवल ज़्यादा है, हमें बताया कि अगर आप वो ना टीसीए साइकिल याद करें, क्रिप्स साइकिल, उसके अंदर हमने क्या है सिट्रेट ऑक्सैलो एसीटेट के अंदर जो था ना एसीटाइल को आया था ना, सिट्रेट बना था। सिट्रेट से आइसोसिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट, सक्सीनाइल को सक्सीनेट, फ्यूमारेट, मेलेट और फिर ऑक्सैलो एसीटेट बन गया था। तो वहाँ पे जो सिट्रेट की सेंसिटिविटी अगर ऑलरेडी ज़्यादा है, हमारा बेसिकली क्रिप्स साइकिल का मकसद होता है एनर्जी प्रोडक्शन करना एटीपी और एनएडीपीएच के जरिए। अगर एनर्जी भी ज़्यादा है और सिट्रेट का लेवल भी, इसका मतलब अगर ज़्यादा है तो सिट्रेट का लेवल जा किसी को कहेगा कि तुम रुक जाओ, अभी हमारे पास काफ़ी एनर्जी पड़ी हुई है, तुम्हें अभी आने की ज़रूरत नहीं है। अगर ईएमपी का लेवल ज़्यादा मतलब एटीपी काफ़ी ज़्यादा टूट चुकी हैं, बॉडी के अंदर ईएमपी की सूरत में जो स्टिमुलेटर पड़ा हुआ है, तो ईएमपी जाके इसकी ना रिक्वेस्ट करेगा कि भाई उठो जल्दी करो, बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है, तुम ये साइकिल को चलाओ। तो ये फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 आएगा, ये फास्फोफ्रुक्टोज 6 फास्फेट को 1,6 बिस्फास्फेट में कन्वर्ट कर देगा ताकि फर्दर प्रोसेस हो सके। ओके हो गया। अब जो एक और है ना इस जो है ना लेवल के ऊपर, फ्रुक्टोज 6 फास्फेट से जब बनता है ना फ्रुक्टोज 1,6 बिस्फास्फेट, इसके अलावा एक बाई प्रोडक्ट भी बन जाता है। वो क्या होता है फ्रुक्टोज 2,6 फास्फेट, ये है ना 1,6। तो अगर 1,6 भी बन जाता है और एक साइड पे ना बाई प्रोडक्ट आ जाता है फ्रुक्टोज 2,6, मतलब एक 2 पे लगा हुआ होता है। एक मिनट यार, ये कहाँ से आ गया, एक जो है ना वो 2 पोजीशन पे लग गया और एक 6 पोजीशन पे ऑलरेडी लगा हुआ था। तो हम कहेंगे बाई प्रोडक्ट एक बनेगा फ्रुक्टोज 2,6 फास्फेट की। यहीं से मैं इसको ना यूँ लेके आ रहा हूँ, आपको नहीं समझ लेना, ठीक है। फ्रुक्टोज 6 फास्फेट से फ्रुक्टोज 2,6 फास्फेट, अब क्योंकि 2 पोजीशन पे है तो इंजाइम भी चेंज होगा। यहाँ पे इसने 1 पोजीशन पे ऐड किया तो फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 था, अगर यहाँ पे जो है ना इसने 2 पोजीशन पे ऐड किया है तो फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2। काइनेज का बेसिकली काम क्या होता है, फास्फोराइलेशन कराना, और फास्फेटेज का काम क्या होता है, डीफास्फोराइलेशन करवाना। तो वहीं से आपने याद रखना है, काइनेज ने फास्फोराइलेशन करवानी है 2 पोजीशन पे, तो फ्रुक्टोज 2,6 बिस्फास्फेट। अब ये फ्रुक्टोज 2,6 फास्फेट में क्या करना है, ये क्या करेगा, रेगुलेट करेगा फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 1 को भी रेगुलेशन करवाता है ये वाला। यानी ये जो था ना यहाँ से जो साइड प्रोडक्ट बना था फ्रुक्टोज 2,6 बिस फास्फेट, वो इसको भी रेगुलेशन करवाएगा। जो मैंने 4 स्टेप बताए हैं, 3 तो ये थे, चौथा ये फ्रुक्टोज 2,6 बिस फास्फेट जो है ना ये भी रेगुलेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अब जो है ना फास्फोफ्रुक्टोकाइनेज 2, इसका शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं PFK2, ये अमूमन एमसीक्यूज़ में यूँ आता है PFK2। अच्छा ये 2 है ना, तो इसका मतलब है ये 2 नंबर होगा, ठीक है, मतलब इसने बाई फंक्शनल है, 2 फंक्शन करवाने हैं बॉडी के अंदर। अच्छा बॉडी की नीड के ऊपर डिपेंड करता है, एक इसने काइनेज एक्टिविटीज़ करवानी है, एक होती है फास्फेटेज। काइनेज एक्टिविटीज़ और फास्फेटेज की दोबारा समझ लें, काइनेज का लफ्ज़ यहाँ आएगा, उसने क्या करवानी है, फास्फोराइलेशन करवानी है, जबकि फास्फाटेज का जहाँ भी लफ्ज़ आएगा इसने क्या करवानी है, डीफास्फोराइलेशन करवानी होती है। ये आपने बात नहीं भूलनी, ये अमूमन वाई के अंदर पूछी जाती है। अब वेल फेड स्टेट में पहले मैं आपको बताता हूँ, ये देखें वेल फेड स्टेट में क्या होता है, हमारी अच्छा खा रहे हैं, हमने फ्राइज़ भी खाई हैं, चॉकलेट भी खाई है, तो हमारा ग्लूकोज लेवल हाई हो गया। ग्लूकोज हाई होगा तो पैंक्रियाज से बीटा सेल से आएंगे इंसुलिन, इंसुलिन का लेवल भी हाई हो गया, ठीक है। ग्लूकोज का लेवल हाई, इंसुलिन का लेवल हाई, ग्लूकागोन इसका मतलब कम होगा। इंसुलिन और ग्लूकागोन अपोजिट एक्ट करते हैं। अब इंसुलिन का लेवल जब हाई हुआ है ना, इंसुलिन ने डायरेक्टली जाके एक्ट करना है PFK2 पे, यानी ये जो था ना वो इसका बाई प्रोडक्ट बना था, तो जो इंजाइम था PFK2 इसके ऊपर जाके इंसुलिन ने एक्ट करना है, ठीक है। अब इंसुलिन क्या करवाएगा, इसकी डीफास्फोराइलेशन करवा देगा, मतलब इस यहाँ से इस एंजाइम से जो है ना फास्फेट को रिमूव कर देगा। अब इसकी जो फास्फेट जो है ना रिमूव होगा तो ये क्या होगा, एक्टिव हो जाएगा एक किस्म का,
ठीक हो गया। अब इसकी एक्टिवेशन से ये क्या कराएगा, अपनी फर्दर जो है ना वो फास्फोराइलेशन करवा लेगा। फर्दर फास्फोराइलेशन इंक्रीज़ काइनेज एक्टिविटी, मतलब इसने फास्फोराइलेशन करवानी है तो मज़ीद जो है ना ये इसको फिर जाके एक्टिवेट करवाएगा, तो यहाँ से फिर मज़ीद ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस प्रोसीड करेगा। लेकिन अगर और इसके अलावा जो है ना ये इनहिबिट करता है फास्फेटेज एक्टिव, मतलब डी फास्फोराइलेशन को प्रिवेंट करता है। उसको यहाँ पे जो है ना वो डी फास्फोराइलेशन नहीं होने देता, फास्फोराइलेशन करवाता है। देखो मैं आपको आसान लफ्ज़ में बताता हूँ। इंसुलिन अगर बढ़ा है ना तो ये इसका काम क्या है, PFK2 के ऊपर जाके, ठीक है, वहाँ से क्या कराना है, फास्फेट को रिमूव करवा देना है, डी फास्फोराइलेशन करवानी है। जब PFK2 से जनाब फास्फेट ग्रुप रिमूव होगा ना तो वो हशाश विशाश हो जाएगा, वो कहेगा वाह अब तो मेरे ऊपर बोझ कम हो गया, अब तो मैं अगली अपनी ना जो है ना वो आज़ादी से फिर सकता हूँ। वो क्या करेगा, सिंपली जाएगा ये इस रिएक्शन के पास, वहाँ से जाके फ्रुक्टोज 6 फास्फेट को 1,6 बिसफास्फेट में कन्वर्ट करवाने के लिए ना तब वो तो करेगा, मतलब काइनेज एक्टिविटीज़ वहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस के अंदर वो उसको इन्हांस करवा देगा। बस ये एक स्टेप याद रख लें। दूसरा बिल्कुल अपोजिट है, फास्फेटेज एक्टिव मतलब डी फास्फोराइलेशन नहीं होने देगा। अब यहाँ पे जो है ना होप्स मैं ये समझा पाया होऊंगा। अगर किसी को नहीं समझ आई तो मैं दोबारा समझा दूंगा, कमेंट सेक्शन में आप बता देंगे मुझे। फास्टिंग स्टेट के अंदर मतलब हम रोज़े की हालत में है, 15 से 20 घंटे का अमूमन गर्मियों में अंदर रोज़ा होता है, तो ग्लूकोज लेवल जब कम हुआ, इंसुलिन लेवल इसका मतलब है कम होगा, तो हम बॉडी को ग्लूकोज की जो है ना सप्लाई के लिए ग्लूकागोन आता है, वो क्या करता है, वो फास्फोराइलेशन है PFK2, मतलब ये जो एंजाइम है ना PFK2, इंसुलिन ने इसकी डी फास्फोराइलेशन करवाई, ग्लूकागोन ने इसकी फास्फोराइलेशन करवाई। अब बिल्कुल उल्ट प्रोसेस सारे का सारा होगा। जब फास्फोराइलेशन करवाएगा तो वो जकड़ा जाएगा एक किस्म का, मतलब उसको वो भारी हो जाएगा फास्फोराइलेशन के बाद। आसान अल्फाज में अगर मैं समझा सकूँ तो वो भारी हो जाएगा, तो वो मज़ीद आगे ग्लाइकोलाइसिस के प्रोसेस को नहीं चला पाएगा, मतलब काइनेज एक्टिविटीज़ ऑफ ग्लाइकोलाइसिस को इनहिबिट कर देगा। फ्रुक्टोज 6 फास्फेट को 1,6 बिस फास्फेट में कन्वर्ट नहीं करवा पाएगा, और फास्फेटेज एक्टिव मतलब डी फास्फोराइलेशन, मतलब यहाँ से फास्फेट एक किस्म का रिमूवल ही रह गया ना, कि फास्फेट को ऐड ना हो जाना तो डी फास्फोराइलेशन ही होगी ना एक किस्म की, तो वो उसको इंक्रीज़ करवाएगा। अब डी फास्फोराइलेशन की वजह जो है ना फास्फेटेज एक्टिविटीज़ की एक्टिवेशन की वजह से ग्लाइकोलाइसिस स्टॉप होगी, और ब्लड ग्लूकोज जो है ना लेवल वो मेंटेन्ड होगा, मतलब ब्लड के अंदर ग्लूकोज रहेगा, वो कहीं आगे यूटिलाइज़ नहीं होगा। होप सो आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर मैं आसान भाषा में समझाऊँ आपको तो ग्लाइकोलाइसिस के 3 स्टेप हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है, 3 मेन रेगुलेटरी स्टेप। उसके अंदर यही मैंने समझाया है कि फ्रुक्टोज 6 फास्फेट फ्रुक्टोज 2,6 फास्फेट में मेनली जो है ना कन्वर्ट करना, ये आपने देखना है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकती हैं, मैं थोड़ा जूम करके, होप सो आपको आ गया हो, ये लें। अगर कोई मुझसे गलती हुई है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में बताएं। इसके बाद प्लीज़ आप अपनी एक बार ना लिपन कार्ड से ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैंने वहीं से सारे का सारा ना एक चार्ट बनाया हुआ है ये। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।